दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। मैं राकेश सिनसिनवार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अप्रैल 1766 को श्री अमृतसर साहिब में बैसाखी का त्यौहार मनाने के बाद खालसा सरदार अपने अपने इलाकों में लौट गए और एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना ध्यान फोकस करना शुरू कर दिया। नक्का और मुल्तान के आसपास खालसा ने अभी तक अपना फाइनल कंट्रोल स्थापित नहीं किया था। बारिश के सीजन के बाद भंगी सरदार झंडा सिंह और गंडा सिंह मुल्तान की ओर चले गए। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि उनकी आर्मीज ने 1764 में पहले ही इन इलाकों को जीत लिया था और सिंध नदी के पार डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान पर कब्जा कर लिया था। इन इलाकों में अफगानों का काफी दबदबा था और इसलिए इन क्षेत्रों पर फुल कंट्रोल स्थापित करना कुछ हद तक मुश्किल था। तो परिणाम ये हुआ कि 1766 में खालसा का अफगानों के साथ एक अग्रीमेंट हुआ और इस अग्रीमेंट के अनुसार पाक पट्टन को खालसा के सीमा बिंदु यानी कि बॉर्डर पॉइंट के रूप में स्वीकार किया गया। 1765 से लेकर 1766 के बीच अहमद शाह ने पंजाब आने के बारे में नहीं सोचा। इस वक्त अफगानिस्तान में वो बहुत सारी मुश्किलों और समस्याओं से घिरा हुआ था और उन्हीं को सुलझाने में इस वक्त वो बड़ा बिजी था। इस दौरान सिंघों ने पूरे पंजाब पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था और अब अहमद शाह के पास सिंध से लेकर जमुना तक कोई इलाका नहीं बचा था और ना ही उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी वहां मौजूद था। जमुना के पार केवल नजीबुद्दौला ही था जिसे उसका समर्थक कहा जा सकता था, लेकिन वो भी अहमद शाह के साथ तब तक था जब तक अहमद शाह का भारत में कुछ प्रभाव था या जब तक वो दुश्मनों के खिलाफ उसकी मदद करने में सक्षम था। अब अहमद शाह पंजाब और भारत के दूसरे हिस्सों में भी आने का इच्छुक था और इसके पीछे शायद उसका विचार ये था कि नए इलाकों में वो अपने आप को मजबूती से स्थापित कर लेगा और वहां से उसको भरपूर धन और संपत्ति लूट के रूप में मिलने की भी पूरी उम्मीद थी। गुजरते वक्त और पंजाब में सिख शक्ति के बढ़ने के साथ उसको यहाँ अपनी जड़ें जमाने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए जब भी उसे कोई बहाना मिलता, भले ही वो बहाना बहुत कमजोर होता, वो भारत पर आक्रमण कर देगा। उसने सोचा कि शायद उसके बार बार आक्रमण करने से ऐसा हो सकता है कि खालसा उसके साथ किसी प्रकार का समझौता करने के लिए मजबूर हो जाएं या उनमें आपस में ही फूट पड़ जाए। इससे वो मदद के लिए उससे अपील करेंगे और वो इस फूट का फायदा उठा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि 1766 में बंगाल के मीर कासिम ने अहमद शाह को भारत आने के लिए इन्वाइट किया ताकि वो मुर्शिदाबाद की गद्दी वापस पाने में उसकी मदद कर सके, जहां पर उसे अंग्रेजों ने गद्दी से उतार दिया था। कारण या उद्देश्य जो भी हो, अहमद शाह ने नवंबर 1765 के आखिरी दिनों में सिंध नदी को पार किया और बिना किसी खास विरोध के 4 दिसंबर को वो शहर गुजरात पहुंच गया। गुजरात शहर फिलहाल पाकिस्तान में है। यहां से वो सीधा लाहौर नहीं आया, बल्कि चिनाब के शाहदौला पुल को पार करने के बाद वो वहां पहुंचा और सीधा सियालकोट की ओर चला गया। 10 दिसंबर को वो सियालकोट से निकला और जामकी पहुंचा और वहां पर वो 3 दिन तक रुका और आसपास के इलाके के जमींदारों से इस बारे में उसने वायदा ले लिया कि वो सिंघों को वहां पर आश्रय नहीं देंगे, बल्कि उनको पकड़कर उसको सौंप देंगे। शाह ने जहान खान, बरखुरदार खान और दरवेश अली खान हजारा की कमान के तहत अपनी फॉरवर्ड रेजिमेंट्स को लाहौर भेज दिया। इस आर्मी ने लाहौर पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया और शाह खुद 22 दिसंबर को लाहौर के नॉर्थ ईस्ट में गांव महमूद बूटी पहुंचा। खालसा सरदारों ने लाहौर के आसपास कहीं भी अहमद शाह की सेना पर हमला नहीं किया। इस पूरे वक्त के दौरान सरदार सोबा सिंह, लैना सिंह, गुजर सिंह, हीरा सिंह, अजायब सिंह और दूसरे लोग यहाँ थे, लेकिन वे एक साथ नहीं थे। वे इधर उधर बिखरे हुए थे। शायद वे शाह के इरादों को भांपना चाहते थे या फिर किसी मौके की तलाश में थे जब वे उस पर कड़ा प्रहार कर सकें। महमूद बूटी में अहमद शाह के आने की खबर सुनकर लाहौर के कुछ ओहदेदार लोग उससे मिलने के लिए गए और मुफ्ती अलीउद्दीन के मुताबिक शाह से बातचीत के दौरान उन्होंने सरदार लैना सिंह का जिक्र किया और शाह को बताया कि सरदार लैना सिंह एक बहुत ही नेक इंसान हैं जो सभी के शुभ चिंतक हैं। हालांकि वो एक शासक हैं, फिर भी उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेद नहीं किया, क्योंकि उस जमाने में आमतौर पर जो भी शासक होते थे वो सभी धर्म के लोगों का समान रूप से आदर करे, ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। सरदार लैना सिंह ने ईद के दिन काजियों, मुफ्तियों और मस्जिदों के इमामों को पगड़ी पहनाई। उन नोबल्स ने अब्दाली को बताया कि सरदार लैना सिंह विद्वान लोगों का बहुत सम्मान करते हैं और उनके प्रति बेहद दयालु हैं। इस पर अहमद शाह ने सरदार लैना सिंह को उपहार के रूप में कुछ फल भेजे और उन्हें एक चिट्ठी लिखकर बिना किसी डर और संदेह के उससे मिलने के लिए कहा। शाह ने सरदार लैना सिंह को आश्वासन भी दिया कि वो उनको लाहौर की गवर्नरशिप देंगे। सरदार लैना सिंह ने मोर गांव के रहमतुल्लाह बेग के माध्यम से अपना जवाब भेजा और कहा कि मैं आपकी इस तरह की दयालुता के लिए आभारी हूं और आप चाहें तो खुशी खुशी मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने अहमद शाह से जाकर मिलने में अपनी असमर्थता व्यक्त की
कि उनके इस काम से खालसा नाराज हो जाएगा। अब्दाली द्वारा भेजे गए फल भी सरदार लैना सिंह ने ये कहते हुए वापस लौटा दिए कि इस तरह के उपहार या गिफ्ट आपके कद के बादशाह के लिए होते हैं और लैना सिंह तो एक गरीब जाट हैं, हमारे लिए तो सादा अनाज ही एक बहुत बड़ी गिफ्ट है और यही हमारे लिए वरदान है। दस्तावेज इबरतनामा और सैयद मोहम्मद लतीफ़ लिखित हिस्ट्री ऑफ द पंजाब में इस घटना का जिक्र मिलता है। मौलवी अब्दुल्ला के भाई ददन खान को लाहौर के प्रशासक नियुक्त करने के बाद अहमद शाह अब्दाली 19 दिसंबर को महमूद बूटी से रवाना हो गया और अगले दिन अमृतसर पहुंचा। फिर 1 जनवरी 1767 को अमृतसर से उसने वेरोवाल के लिए कूच कर दिया। बमुश्किल उसने वहां अपने तंबू गाड़े ही थे कि उसको समाचार मिला कि सरदार चढ़त सिंह, हीरा सिंह और लैना सिंह ने लाहौर में उसके डेरे को लूट लिया था। अहमद शाह तुरंत लाहौर के लिए रवाना हो गया, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता खालसा वहां से जा चुके थे। अब शाह के पास कोई चारा नहीं था। प्रमुख मुस्लिम सरदारों जैसे कि शाह वली खान, जहान खान, नासिर खान बलूच और कुछ दूसरे लोगों ने अहमद शाह को सिंघों के साथ शांति वार्ता शुरू करने का सुझाव दिया। इस सलाह के बाद 15 जनवरी को अब्दाली ने नूरदी सराय से खालसा सरदारों को पत्र लिखकर कहा कि अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो आपको मुझसे मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप मेरी खिलाफत करना चाहते हो तो फिर आपको युद्ध के मैदान में आना पड़ेगा। सद्दात यार खान, जो कि अदीना बेग का करीबी रिश्तेदार था, उसका भी मानना था कि खालसा को शाह के साथ शांति समझौते की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। उसने सिंघों को संदेश भिजवाया कि बादशाह का इरादा सिंघों से उनके इलाकों को छीनना बिल्कुल नहीं था और सिंघों को आश्वासन दिया कि वो इस शांति संधि को सिरे चढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। कौन कौन से इलाके अहमद शाह अब्दाली के लिए छोड़े जाने चाहिए और कितना पैसा उनको बादशाह को देना पड़ेगा, इस पर समझौते के लिए भी वो यानी सद्दात खान मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। बदले में अहमद शाह उन्हें यानी सिंघों को लाहौर का कंट्रोल सौंप देंगे। लेकिन किसी भी खालसा सरदार ने शाह के साथ इस समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वो जानते थे कि अहमद शाह बहुत जल्द ही अफगानिस्तान लौटने के लिए मजबूर हो जाएगा और खालसा जी अपने अपने इलाकों पर फिर से कब्जा कर लेंगे। इसलिए सिंघों को कोई कारण नजर नहीं आया कि वे शाह के साथ किसी शांति संधि पर बातचीत करें और वो भी अपना नुकसान करवाकर। खालसा ने कहा कि वाहेगुरु की उन पर अपार कृपा है। जस्सा सिंह विनोद उर्दू संस्करण में इस पूरी घटना का जिक्र मिलता है। अहमद शाह ने सिंघों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जहान खान को अमृतसर में नियुक्त किया था। 17 जनवरी को 15,000 सैनिकों वाली अफगानी सेना के साथ वो रास्ते में पड़ने वाले गांवों को लूटता हुआ आगे बढ़ा। इस समय सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया, सरदार हीरा सिंह, लैना सिंह और गुजर सिंह अमृतसर में थे। उसकी इस हरकत का पता चलते ही वो जहान खान पर जैसे क्रोधित बाघों की तरह टूट गए। उन्होंने 5 से 6 हजार दुरानियों को मार डाला और इससे बड़ी तादाद में उनको घायल कर दिया। जहान खान इस जानलेवा हमले से बुरी तरह से घबरा गया और उसके पास अपमानित होकर और हार कर पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। ये खबर जब अहमद शाह तक पहुंची तो पर्सनली जहान खान के समर्थन में आया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सिंह पहले ही लाहौर की ओर बढ़ चुके थे। पर यह देखकर अहमद शाह ने अपने आप को बेइज्जत महसूस किया और उसने श्री दरबार साहिब के अंदर टावरों को तहस नहस करने का और उन टावरों में मौजूद सिंघों को कत्ल करने का आदेश दिया। यहाँ से शाह दोआबा की ओर चला गया, जहाँ राजाओं और बड़े बड़े जमींदारों के प्रतिनिधि उससे मिलने पहुंचे। इनमें पटियाला के राजा अमर सिंह और नूर महल के कंवर हिम्मत सिंह के दूत भी शामिल थे। राजा अमर सिंह और कंवर हिम्मत सिंह ने पर्सनली शाह से मुलाकात की, लेकिन खालसा ने शाह को नहीं बख्शा और जहाँ भी मौका मिला उन्होंने उसकी सेनाओं पर हमला बोल दिया। एक जगह 20,000 सिंघों ने मीर नासिर खान बलूच पर अटैक किया और उसके बाद भीषण लड़ाई हुई, जिसमें उन्होंने शाह का सारा सामान छीन लिया। इसके अलावा उन्होंने काबुल के फलों से लदे 300 ऊँटों के एक कारवां को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने चंबा के राजा द्वारा शाह के लिए भेजा गया राशन भी छीन लिया। अब कंडीशन ये थी कि खालसा अहमद शाह अब्दाली को कड़ी चुनौती दे रहे थे और उसकी कंडीशन काफी कमजोर हो गई थी। शाह को ना तो दिन में चैन और आराम था और ना ही रात को नींद। उस समय के एक इतिहासकार के अनुसार फिलहाल स्थिति ये थी कि शाह का दबदबा सिर्फ उस इलाके तक ही सीमित होकर रह गया जहां से उसकी सेना गुजर रही होती थी। गांव के जमींदार सिंघों के इतने हिमायती होने लगे हैं कि अगर कोई आम सिख भी गांव में आ जाता है तो उसका भी उनके घरों में भोजन वगैरह परोसकर स्वागत किया जाता है। दिन में वो लोग बाहर आते हैं और अब्दाली की सेना को परेशान करते हैं। जब तक अहमद शाह ब्यास और सतलुज नदी के बीच दोआबा में होता तब तक सिंह उसके काफिले के आसपास रहते, लेकिन जैसे ही वो सरहिंद और उससे आगे की ओर बढ़ता तो वे तुरंत उसके पीछे छोड़े गए इलाकों पर कब्जा कर लेते। मार्च 1767 की शुरुआत में जब शाह सतलुज को पार कर दिल्ली की ओर बढ़ा तो सिंघों ने लाहौर और रावी से सतलुज तक के पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, बंगाल में अंग्रेजों के आने की आहट सुनाई देनी शुरू हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में अपने पैर जमाना शुरू कर दिए थे। इस समय अहमद शाह अब्दाली के खेमे में बंगाल के मीर कासिम के दूत की उपस्थिति से अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान थे। उनको डर था कि अगर शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला अहमद शाह अब्दाली से हाथ मिला लेंगे तो वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े पदाधिकारियों ने शाह आलम, शुजा-उद-दौला, रोहिल्लाओं, मराठों और जाटों से कहा कि वे किसी भी स्थिति में अब्दाली से ना मिलें। इसके अलावा अंग्रेजों ने उनको यह आश्वासन भी दिया कि अगर अहमद शाह उस पार आता है
और किसी तरह से भी उनको परेशान करता है तो उस स्थिति में कंपनी आपको अपना पूरा समर्थन देगी। जब ये लोग क्या फैसला लें इस दुविधा में थे, तभी पंजाब से खबरें आने लगी कि सिंघों ने एक के बाद एक हमलों से दुर्रानी और बलूच सेनाओं को कमजोर कर दिया है। ये खबरें सुनकर उन सभी ने अहमद शाह से हाथ मिलाने का विचार त्याग दिया। जब अहमद शाह दुर्रानी शाहबाद के दक्षिण की तरफ इस्माइलाबाद में डेरा डाले हुए था तो उस वक्त के कई राजाओं ने नम्रतापूर्वक उससे प्रार्थना की कि आप पूरब की तरफ आगे ना जाएं। ये सब सुनकर अब्दाली गुस्से से लाल हो गया और उसने उनसे कहा कि मैं बहुत जल्द दिल्ली पहुंच रहा हूं। तब नजीबुद्दौला ने अब्दाली से बात की जिसकी बात शायद वो मान सकता था। नजीबुद्दौला ने कुछ इस तरह से प्रार्थना की कि अगर महामहिम दिल्ली जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन महामहिम की सेना के आगे बढ़ने से आम जनता घबरा जाएगी, सभी शहर और गांव वीरान हो जाएंगे और भोजन के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। मैं इन लोगों की ओर से आपकी सेवा में हूं, लेकिन यदि महामहिम फिर भी दिल्ली जाना चाहें तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे मौत की सज़ा दें और इसके बाद आप जो चाहे करें। शाह बहुत ही स्पष्ट विचारों वाला आदमी था। उसको पूरा मामला तुरंत समझ में आ गया और इस विरोध को देखते हुए उसने दिल्ली की ओर बढ़ना ठीक नहीं समझा और 17 मार्च 1767 को यहीं से अफगानिस्तान के लिए वापस मुड़ गया। 18 मार्च को वो अम्बाला पहुंचा जहां से वो सरहिंद के लिए रवाना हुआ। नजीबुद्दौला अहमद शाह के साथ सरहिंद गया और वहां उसको 2 लाख रुपए भेंट किए। अहमद शाह बहुत खुश हुआ और उसने खुश होकर सरहिंद की सूबेदारी नजीबुद्दौला के बेटे ज़बीता खान को दे दी। उस वक्त सरहिंद पटियाला के राजा अमर सिंह के इलाके में आता था। शाह ने उनसे बाबा आला सिंह के समय से बकाया 2 लाख रुपए की मांग की। इधर नजीबुद्दौला ने यूं ही राजा अमर सिंह से कहा कि पटियाला का किला क्या है, मैं तुम्हें नजीबाबाद का अपना खुद का किला जिसे पठानगढ़ कहा जाता है दिखाऊंगा। अमर सिंह को यह आभास हो गया कि शायद नजीबुद्दौला का इरादा उन्हें गिरफ्तार करके नजीबाबाद ले जाने का था। जब ये बात अमर सिंह की दादी रानी फत्तो यानी फतेह कौर को पता चली तो वो चुपचाप अहमद शाह के प्रधानमंत्री शाह वली खान से मिली और उन्हें कुछ उपहार देकर अमर सिंह की मदद करने का अनुरोध किया। परिणाम स्वरूप अगली सुबह अहमद शाह अब्दाली ने अमर सिंह को न केवल सरहिंद का शासन और राजाओं के राजा की उपाधि दी बल्कि उन्हें अहमद शाह के नाम पर अपना सिक्का जारी करने की भी अनुमति दी। दस्तावेज तारीख हुसैन शाही में इस घटना का जिक्र मिलता है। अपना सिक्का जारी करते हुए राजा अमर सिंह ने अपने सिक्के पर भी वही शब्द अंकित किए जो कि अहमद शाह अब्दाली के सिक्के पर अंकित थे। वो शब्द इस प्रकार थे कि सर्वशक्तिमान ने बादशाह अहमद शाह को मछली की पीठ से चंद्रमा की छवि वाले चांदी और सोने के सिक्के जारी करने का आदेश दिया है, अर्थात निचली दुनिया से स्वर्ग तक। ये चांदी और सोने के सिक्के हर बार पूरे रीति रिवाज के साथ दोबारा जारी किए जाते थे जब कोई नया राजा पटियाला की गद्दी पर बैठता था। आखिरी सिक्का 1938 में जारी किया गया जब महाराजा पटियाला यादवेंद्र सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। 23 मार्च 1767 को सरहिंद छोड़कर शाह सतलुज नदी के तट पर माछीवाड़ा पहुंचा। यहाँ उसने अपना कैंप लगाया। दोआबा में प्रवेश करने से पहले उसको ये चिंता सता रही थी कि वो इस बार जाते हुए खालसा से कैसे निपटेगा। पिछले हमलों के दौरान शाह का अनुभव बहुत कड़वा था। दोआबा में 7 या 8 दिनों तक लगातार उसकी सेनाओं पर हमला करके सिंघों ने उसकी स्थिति इतनी कमजोर कर दी थी कि उसे अमृतसर और लाहौर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हुई थी। इस बार खालसा परिवार के साथ बातचीत शुरू करने की शाह की पेशकश भी सफल नहीं हो पाई थी और कोई भी खालसा सरदार उसके साथ किसी भी प्रकार की बातचीत करने के लिए सहमत नहीं हुआ। स्थिति इतनी निराशाजनक थी कि इनमें से कोई भी सरदार उससे किसी भी तरह का संबंध रखने को तैयार नहीं था। सिंह अपनी आज़ादी के लिए किसी के सामने झुकना अपने पंथ के लिए बेइज्जती की बात मानते थे। गुरु ने उनको सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता दी थी और इस पर किसी तरह का भी सवाल नहीं उठाया जा सकता था। इसके अलावा उनको किसी मुगल या दुर्रानी शासक से किसी भी प्रकार के गिफ्ट की क्या जरूरत हो सकती थी। क्या ये नश्वर लोग गुरु से श्रेष्ठ थे? गुरु जो शाश्वत थे, सिंह जो वाहेगुरु जी के सेवक थे, इन टेम्परेरी बादशाहों और शासकों को कूड़ा समझते थे, इसलिए उन्हें किसी के भी सामने समर्पण करने के लिए राजी नहीं किया जा सका। अप्रैल के पहले हफ्ते में जब अब्दाली माछीवाड़ा में अपने फ्यूचर पर विचार कर रहा था तो उसे अमृतसर से खबर मिली कि 10 अप्रैल 1767 को बैसाखी के दिन 1.25 लाख खालसा अमृतसर में इकट्ठा होंगे और वो पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार होंगे। अहमद शाह अब्दाली अनुभवी और दूर की सोच रखने वाला बादशाह था। उसने कभी भी बिना सोचे समझे या गुस्से की हालत में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसको सीधा नुकसान हो। उसके विचार में अफगानों की जान इतनी सस्ती नहीं थी कि उसे यूं ही बर्बाद कर दिया जाए। वो जानता था कि इस समय खालसा का रवैया कठोर था और अच्छी खासी तादाद में वो आने वाले थे, तो इस वक्त उनके साथ उलझने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उसने सतलुज के दक्षिणी किनारे पर 2 महीने रुकने का फैसला किया। 11 मई 1767 को नजीबुद्दौला ने अहमद शाह से इजाजत ली और वापस अपने घर जाने के लिए कूच कर दिया। इस वक्त खालसा आर्मी के एक जत्थे ने नजीब के इलाके पर हमला कर दिया था और इस हमले से उसका एकमात्र मकसद यही था कि नजीब अब्दाली का साथ छोड़कर अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए वापस आ जाए और अब्दाली की वापसी यात्रा के दौरान
कोई भी हिंदुस्तानी मार्गदर्शक उसके साथ मौजूद ना हो, ताकि पंजाब में अब्दाली ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। सिंघों ने वहां पर अंबेटा और ननौता को जीत लिया और उसके बाद उन्होंने शामली और मेरठ पर हमला बोल दिया। नजीबुद्दौला को लगा कि उसकी सेना सिंघों को नहीं रोक पाएगी, तो उसने अहमद शाह से मदद के लिए प्रार्थना की। अहमद शाह ने जहान खान और नजीब के बेटे जबीता खान को 8000 सैनिकों की फौज के साथ भेजा। ये लोग 180 मील का रास्ता तय करते हुए 3 दिन के बाद शामली पहुंचे, लेकिन सिंघों को इसकी भनक लग गई थी। इसलिए 19 मई 1767 को इस सेना के वहां पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही वे यमुना नदी को पार कर चुके थे और पंजाब की तरफ आगे बढ़ चुके। अब उनका मकसद पूरा हो चुका था, क्योंकि नजीब की सारी सेना शाह के कैंप को छोड़ चुकी थी। लगभग 7 दिन के बाद जब जहान खान वापस लौटा, तो खालसा से बिना किसी तरह की सीधी लड़ाई किए अब्दाली अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गया। उसने कंधार जाने के लिए होशियारपुर, जलंधर, अमृतसर, गोइंदवाल, तरनतारन, नूरदी सराय और लाहौर की बजाय कसूर, पाकपट्टन और मुल्तान के रास्ते से जाने का फैसला किया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी हमको ऐतिहासिक दस्तावेजों जैसे कि रशीद के द्वारा लिखित नजीबुद्दौला, इसके अलावा तहशनामा और सर जदुनाथ सरकार लिखित द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में मिलता है।